नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के आज चूंकि दिल्ली में एआईसीसी की एक बैठक हो रही थी और उस बैठक में राहुल गांधी भी थे। तमाम अपने जो उनके पदाधिकारी थे उनको संबोधित करते हुए उन्होंने वहां पर जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एसआईआर को लेकर पहले से ही बातचीत हो रही थी। जो सवाल हम लोग पहले उठा रहे थे, 65 लाख लोगों के नाम गायब हो जाना, और राहुल गांधी का फिर ये बकायदा उन्होंने फिगर दिए उसके। और चूंकि ये इसलिए अहम हो जाता है कि अभी उन्होंने एक दिन पहले ही ये कहा है कि भाई कर्नाटक में रिसर्च के बाद एक बड़ा एटम बॉम्ब उनके हाथ लगा है जिसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि कोई भी जो इसमें काम कर रहा है, देश के अगेंस्ट काम कर रहा है और वो कहीं भी रहेगा, रिटायर में हो जाने के बाद भी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है। मैं राहुल का वो स्टेटमेंट सुनवा करके आपके पास आता हूं सवाल के लिए। सुनवाइए जरा। lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. Voter list that we got from the Election Commission. Physical paper. Where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name. 6.5 lakh people. Comparing one photograph to 6.5 lakh other photographs. And I'm proud of the work that the Congress party did. And you will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. हेमंत सर, राहुल ने जो बात पहले कही वो फिर एक बार दोहराते हुए सुनाई दे रहे हैं इस बात को। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, 65 लाख लोगों का नाम गायब हो जाना और राहुल गांधी के इस तरीके के दावे, बड़े आंदोलन की तैयारी भी हो रही है बिहार के अंदर। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो आज राहुल गांधी ने कहा है वो अपने आप में आई ओपनर है। अगर वो सच्चाई के अगर 10% भी करीब हो तो बहुत खतरनाक चीज है। हालांकि जो उन्होंने जो दावे किए हैं और जिस तरीके से साइंटिफिक तरीके से किया गया है, उस पूरी बात को दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। जो कर्नाटक में बेंगलोर की पार्लियामेंट सीट है, लोकसभा की सीट, उसके सारे एक एक मैनुअल जो वोट थी, जो पेपर वोटर लिस्ट थी, क्योंकि डिजिटल लिस्ट मांगने के बावजूद भी चुनाव आयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देता, तो इनको मजबूरी में वो सारी की सारी जो मैनुअल लिस्ट थी ना तो वो स्कैन हो सकती है, उस पर एंटी स्कैनर वो लगा रखा है, तो आप स्कैनर में डालोगे तो ब्लैंक ही निकलेगा। तो इन्होंने क्या किया है कि वो सारे के सारे मैनुअल डेटा फीड करके और उसके बेसिस पे सारा उसको कंप्यूटर की टेक्निक के हिसाब से उठ लिया। और जो उन्होंने रिवोल्यूशन किया है राम प्रकाश जी, वास्तव में स्तब्ध कर देने वाला है। 6.5 लाख उनका दावा है कि 6.5 लाख वोट डाले जो पोलिंग हुई, और उसमें से 1.5 लाख फेक। अगर 6.5 में से 1.5 लाख वोट फेक है तो मतलब समझ लीजिए 23%। अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। 1 वोट, 2 वोट, 10 वोट भी कई बार चुनाव को प्रभावित कर देती है, और 6.5 में से 1.5 लाख वोट का फेक होना अपने आप में एक बड़ी चीज है। ये पूरे देश के स्तर पर अगर है तो और भी खतरनाक है। इसका सारा रिवोल्यूशन वो 5 अगस्त को बेंगलोर में जाकर के पूरी पार्टी के साथ अपने मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रभारी, प्रेसिडेंट, उन सब के साथ प्रदर्शन भी करने का सारा रिवील वो वहां पे कर। आपने एसआईआर की बात की, जैसा कि अपेक्षा थी, ड्राफ्ट लिस्ट कल शाम को आ गई, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। उसके अंदर आपने देखा कि 65 लाख वोट अब तक कटे हैं, उसकी आशंका थी। एवरेज देखिएगा जरा ध्यान से, 27,000 वोट प्रत्येक विधानसभा से कम हो गए। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो हर एक विधान लोकसभा के अंदर 2.80 लाख, 2,80,000 वोटर कम हो गए इस एसआईआर के हिसाब से, जो आरंभिक ड्राफ्ट लिस्ट है। और आपको ये भी याद करा दूं, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार का, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी की पार्टी का जो ओवरऑल जो अलायंसेस थे, जो मतों का अंतर था वो 12,768 वोट था, कुल हार और जीत का पूरे स्टेट के अंदर। तो अब आप समझ लीजिए कि 65 लाख वोट कटने का मतलब क्या है। एक, और आपने बेहद महत्वपूर्ण बात बिल्कुल शुरू में ही कह दी अपने में, कि असली खेल यहाँ नहीं है। ये तो हो ही गया जो कुछ होना, ये 65 लाख तो घूमते रहेंगे, जिसका कट गया नहीं कट गया। असली खेल राम प्रकाश जी वो है जो 30 से 40% लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं लगाए अपने फार्म के साथ, उनका क्या करोगे। अगर वो 30 से 40 हुआ तो आप सोच लीजिए कितने वोट वोट कटेंगे, 1 से 1.5 करोड़ वोट वोट कट जाएगी। फिर समझिएगा क्या होगा। चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा,
कि बड़े पैमाने पर अगर वोट कटेंगे तो हमें मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा 65 लाख बड़े पैमाना है या नहीं, या और 1-1.5 करोड़ के काटने पड़ेंगे तब उनके लिए बड़ा पैमाना होगा, क्योंकि आजकल तो यही रह गया ना बेसिकली। जो न्याय की बात है, न्याय की बजाय सुप्रीम कोर्ट फैसले देने लगा, न्याय की सवाल नहीं बचे। अगर पूरे प्रदेश के अंदर अगर 2 वोट भी गलत कटे तो क्यों कटने चाहिए, वो किसी का संवैधानिक अधिकार है। तो आप किस बात पे इंतजार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे होगा तो देखिए, 65 तो कट चुके, और 30 से 40% जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट नहीं जमाए उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन आज तक चुप है। ना तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहता, ना अपने जवाब में कुछ कहता, ना यहाँ कुछ कहता, सब कुछ सूत्रों के मुताबिक। आज तक ये फिगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया कि जो फॉर्म अपलोड हुए हैं उनमें से कितनों के साथ डॉक्यूमेंट हैं। सारा खेल तो वहां पर। तो वो क्या होगा, आप मेरे वोटर हो, आपका नाम रहेगा, आप किसी और के वोटर, आपका नाम कट जाएगा, कोई वाली वारिस नहीं, संवैधानिक संस्था। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज शुरू से ही संदेहास्पद थी, और 65 लाख वोटों को कटना कोई मजाक नहीं। आप किस बात पे कर रहे हैं शुद्धिकरण, पुनरीक्षण, कि बांग्लादेशी वोटर, 65 लाख बांग्लादेशी वोटर है क्या, 5 लाख है क्या? आप करना क्या चाह रहे हैं? चुनाव आयोग की पूरी मंशा, बकौल तमाम चुनाव आयुक्त जो इस देश के पहले रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन सब के मुताबिक संदिग्ध है, उनकी निष्ठा कहीं और है, संविधान को छोड़ करके, यही कह सकते हैं। ये सर बांग्लादेशी और रोहिंग्या और ये सब जो जितने कहे जा रहे थे उनका तो कहीं जिक्र चुनाव आयोग ने किया ही नहीं है। हम जरा राहुल का एक और, चूंकि राहुल यही नहीं रुके और भी कई चीजें कही है, तो एक और छोटा सा अंश आपको सुनवा देते हैं, फिर मैं जरा ये सवाल भी आपसे समझना चाहूंगा, सुनाइए जरा। The electoral system, when we release this data, it's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. तो राहुल तो ये कह रहे हैं सर, खुलासा करने की बात कह रहे हैं, मैं समझना ही चाहता हूं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कैसे लूटा गया, कैसे चोरी हो रहा है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, लेकिन अभी उसमें इस पर तो समझना ही चाहेंगे आपसे, साथ में ये भी समझना चाहूंगा मैं, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी की बात आई उस पर तो चुनाव आयोग की तरफ से एक शब्द कहा ही नहीं गया कि कितने रोहिंग्याओं को काटा गया, कितने बांग्लादेशी काटे गए, कितने म्यांमारी काटे गए, और इनके ये कैसे साबित होता है कि ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं कि म्यांमारी हैं? राम प्रकाश जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका, और एक ही बात समझना पड़ेगा आपको। मूल रूप से क्या था कि एक माहौल बनाने के लिए बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसने एक माहौल बनाया, विदेशी भारत की वोटर लिस्ट में आ गई, और उसके दम पर जो बीजेपी को जो अनिजी मतदाता है, जो बीजेपी को वोट नहीं देते, उनके नाम काटने का ये अभियान है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो बेसिकली सारे का सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहला तो होना चाहिए कितने रोहिंग्या पकड़े गए, कितने बांग्लादेशी पकड़े गए, उसके ऊपर आज तक चुनाव आयोग ने मुंह खोला है क्या? सूत्रों के मुताबिक, इसके मुताबिक, उसके मुताबिक, सारे का सारा खेल ये है एक माहौल बनाने के हिसाब से। और इसलिए आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, आजकल चुनाव आयोग खुद को डिफेंड नहीं करता। चुनाव आयोग को कौन डिफेंड करता है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, उसकी ट्रोल सेल, वो सारे चुनाव आयोग को डिफेंड करते हैं। और मजेदार बात एक और भी है कि चुनाव आयोग की सारी कवरेज आप जो देखेंगे वो सूत्रों के मुताबिक है, जो सरकारी बयानबाजी होती है उसको भी सूत्र बताते हैं। ये हालत हो गई आज कि चुनाव आयोग बहुत सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डालने की बजाय जो सरकार समर्थित एजेंसी है उसके जरिए ऑपरेट करता है, जो आधिकारिक जानकारी है।
तो सारी की सारी मंशा संदिग्ध है। अगर उसमें बिल्कुल सही बात है, जो भी अगर विदेशियों के नाम काटे जाने से, आपने जब माहौल बनाया था कि बहुत सारे बांग्लादेशी, अभी बंगाल में भी यही सब करते हैं कि बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, बहुत सारे ये हैं, और नम संख्या नहीं बताएंगे। आज तक कोई 2 बांग्लादेशियों के नाम बताए तो बता दीजिए, कोई रोहिंग्या बताए वो बता दीजिए। बेसिकली राम प्रकाश जी क्या था, हम कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे, सीमांचल का जो एरिया है वो सारा बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए काफी अनइजी होने जा रहा है। और उस एरिया के अंदर आपको पता है माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, और कुछ एरियाज के अंदर तो डिसाइसिव भी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। तो उसकी आड़ में ये सारे प्रदेश में नरक मचाया गया। और उसमें भी एक लॉजिक की बात यह है कि अगर सीमांचल में आपको शक था तो पूरे बिहार में ये कवायद करने की क्या जरूरत थी? सवाल ये भी आएगा ना। जिस एरिया में आपको डाउट है कर लीजिए। पूरे प्रदेश के अंदर ये हाहाकार और ये अनसर्टिनिटी क्यों फैला है? इसके पीछे एक मंशा है, और मंशा वही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार के लिए दोबारा सत्ता में आने का प्रशिक्षण किया जाए। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, आज उन्होंने जो खरी खरी बातें कही हैं वो आंखें खोल देने वाली। आपने 1947 से लेकर के आज तक 78 सालों के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी किसी विपक्ष के नेता को इस तरह की बात करते हुए नहीं देखा होगा कि चोरी का जनादेश। और ये जो कर्नाटक वाली बात है कि 6.5 लाख वोट में से 1.5 लाख अगर फेक थे, और वो बनता है 23%, तो पूरे देश में चुनाव का क्या हाल हो जाएगा? और इस पर लगातार संदिग्ध मंशा लगातार उठती रही। जिस दिन से परिणाम आया है, इस देश के अंदर सबसे अच्छा काम अगर किसी का है चुनाव को लेकर के, तो वो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसने कितनी बार चुनाव आयोग को ये बात कही कि जितनी वोट पोल हुई है और जितनी वोट आपने काउंट की है उसमें डिस्पैरिटी। क्या चुनाव आयोग ने कभी स्पष्ट किया? क्या चुनाव आयोग ने कभी इंस्टेंटली, जैसे ही पोलिंग खत्म हुई उसके 24 घंटे के अंदर पोलिंग परसेंटेज बताई? क्या पहले भी होता था? ये पोलिंग परसेंटेज हमेशा बताई जाती। ये केवल इस लोकसभा का चुनाव था जो 15-15 दिन तक पहले फेज का चुनाव और दूसरे फेज का चुनाव था, वो नहीं बताया। तो दाल में काला नहीं, दाल ही काली है, क्योंकि हमने तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली देखी। और राम प्रकाश जी, आप हैरान रह जाएंगे, शाम को 5 से 6 बजे तक पोलिंग खत्म होती थी लास्ट। शाम को चुनाव आयोग का एक डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली ब्रीफ करता था कि टेंटेटिव पोलिंग ये, टेंटेटिव उस समय तक, और रात को 12 बजते बजते या अगले दिन सुबह 9 बजे तक सारा फिगर आ जाए। और आपने अभी तमाम विधानसभाओं में और स्टेट के अंदर नेशनल लेवल पे देखी होगी कि कितने कितने दिन तक फाइनल डेटा, काउंटिंग की रात तक भी फाइनल पोलिंग का डेटा नहीं आया। ये हालत की गई। और ये डिजिटल इंडिया है मोदी जी का, ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता का, राजीव कुमार का, ये नया चुनाव आयोग है। तो चुनाव आयोग ने अपनी पूरी की पूरी जो सिचुएशन है, ना केवल उसको अनटेनेबल कर दिया है, अपनी मंशा और अपनी कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में खुद लेकर के आया है अपने कारनामों से, किसी और कारण से नहीं। नहीं तो आप एक बात बताइए ना, एक स्टेट हरियाणा जैसी स्टेट है या दिल्ली जैसी स्टेट, उसमें पोलिंग खत्म होगी, आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? कल सुबह 9 बजे तक सारा डेटा आ जाएगा। क्यों नहीं आता है? ये कभी आप चुनाव आयोग ने कभी जवाब नहीं दिया? शेरो शायरी करने लग जाते थे पिछले वाले पे, ये सामने आते ही नहीं। उन्होंने तो मोदी जी वाली टेक्निक अपना ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। इतनी बड़ी एसआईआर हो रही है, आपने ज्ञानेश कुमार गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? तो बाइट देखा होगा इनका। ये हालत कर दी है। और चुनाव आयोग इस देश की सबसे पारदर्शी और जवाबदेही जो थी संवैधानिक संस्था, उनमें से एक थी, जो बहुत रेगुलर ना केवल मीडिया से इंटरेक्ट करता था बल्कि पॉलिटिकल पार्टियों से भी इंटरेक्ट करता था। हमने तो बहुत लंबे समय तक देखा, ऑन द ड्रॉप ऑफ ए हेड कोई भी छोटी खबर छप जाती, चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेकर के मीडिया से इंटरेक्शन करता था। ये पहला अवसर है। ये सारी शुरुआत राजीव अरोड़ा के टाइम हुई थी। राजीव अरोड़ा को देख लीजिए, उसके बाद अब राजीव कुमार को देख लीजिए, राजीव अरोड़ा कह रहा हूँ, सॉरी, वो अपने जो दूसरे अरोड़ा थे, सुनील अरोड़ा, माफ कीजिएगा, उनके भाई का नाम ले लिया, सुनील अरोड़ा जो थे सीए। उसके बाद अपने क्या नाम है, राजीव कुमार, और राजीव कुमार के बाद ये। सर अब एक और चीज है, जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो राजा का जिक्र आया, लोकतंत्र के राजा की बात हुई, वहां पर राहुल गांधी ने जो जवाब दिया वो मुझे लगता है आज के समय में जिस तरीके से देश की सत्ता चल रही है बहुत अहम बात हो जाती है। सुनवा दीजिए जरा दर्शकों को वो। नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। तो राजा नहीं बनना चाहते हैं सर, इनके लोग इनको राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन ये राजा नहीं बनना चाहते हैं। हम जी बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत ही एक, और उसमें आप इसकी पूरी बैकग्राउंड देखेंगे आप, तो हुआ क्या कि राहुल गांधी जब डायस पे जा रहे थे बोलने के लिए, तब ये नारा लगा कि देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। और जब वो नारा 2-3 बार आया, उसके बाद राहुल गांधी हैड टू क्लैरिफाई
और देखिए किन परिस्थितियों में ये हालत है कि राजा का मतलब वो पीएम के रहते, देश का पीएम कैसा हो, लेकिन चूंकि पीएम के आजकल जो हालात हो गए, राजा का ही रूप में वो है, तो नारा लगा राजा कैसा। तो राहुल गांधी ने अपने भाषण का ओपनिंग है जो आपने दिखाया, तो एक तरफ कंट्रास्ट देखिएगा, एक तरफ संघ परिवार है जो पूरे की पूरी राजशाही लड़ाने के ऊपर बहुत जबरदस्त जोर लगा रहा है। सबसे पहले मोदी जी ने क्या काम किया है, आपको ध्यान होगा नई संसद के अंदर सेंगोल की स्थापना किसने की थी। मोदी जी का जो चाल ढाल, जो शैली, जो सारी चीजें हैं, राजा की नहीं, वो शहनशाह की है। वो हर तरह के सवालों से ऊपर है, हर तरह की जवाबदेही से ऊपर है, और जो वो चाहते हैं उसी की तरह। और पूरे संघ और भाजपा का भी जो उनकी प्रोजेक्शन है, उनको महाराजा धीराज की तरह, बस एक मुखौटा पहनाना जो होता है ना, जो एक जो राजशाही का जो प्रतीक, एक जो मुकुट होता है, मुकुट पहनने की वो है, बाकी सारा काम तो हो चुका है। संसद की जो हालत है, जो कैबिनेट की हालत है, जब मोदी जी आते हैं तो मोदी मोदी मोदी, आपने देखा होगा हर बार कैबिनेट के अंदर जो उनका अंदाज रहता है पूरा राज दरबार का है, और हर जगह उनके जय जयकार के नारे लगते हैं। कार्यक्रम जो है, उनकी नीतियां देख लीजिए, हर तरीके से जो है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ सामंतवाद और दूसरी तरफ कैटेगरिकली ये कहना कि मैं कंसेप्चुअली राजशाही के खिलाफ, अवधारणा के तौर पर राजशाही के खिलाफ हूं, तो ये एक ठंडी हवा का झोंका एक तरीके से है। और जिस तरीके से राहुल ने ये कहा कि मेरा इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, और मतलब इस पूरी चीज के खिलाफ हूं, वो अपने आप में एक मानसिकता को दर्शाता है। राजशाही व्यवस्था देश में नहीं है, उसके बावजूद भी जो सत्तारूढ़ दल है और सत्ता के शीर्ष पे जो बैठे लोग हैं, उनका व्यवहार तो शहंशाहों वाला ही है। तो वैसी सूरत में इस तरह की बात करना कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, उनको कहीं ना कहीं रिस्टैब्लिश करने की बात है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ये तो कह दिया, देखिए हम ना तो राहुल के प्रो है ना किसी के एंटी, ये बात मैं बड़ा स्पष्ट करूं। राहुल गांधी कह रहे कि राजतंत्र में भरोसा नहीं करते, बड़ी अच्छी बात है, स्वागत योग्य। लेकिन उन्हें भी जो जिस तरीके से बदनाम किया जाता है एक खास तरह की छवि में, कि उनको साथ भी नाम जोड़ा जाता है राजघराने का, बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा उनके नाम के साथ डायनेस्टी, राहुल रूल और ये सारी चीजें जोड़ी जाती है। तो अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी खुद को एक आम जन के रूप में, आम जन के लोगों के प्रति साथ में लग के प्रतीकात्मक तौर पर या वैचारिक संवादों का डायरेक्ट सहारा नहीं लेना चाहिए? क्या उनको अपने, उनका भी जो सोकाल्ड दरबार है, उनके भी तमाम चाटुकारों का एक गिरोह है, क्या उनको उनकी घेरेबंदी से निकलकर और पूर्ण तौर पे जननेता के रूप में जनता के बीच में नहीं होना चाहिए? सवाल ये भी आएगा। मोदी जी तो जो कुछ है, राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं इस अवधारणा के खिलाफ, लेकिन क्या वो अपनी चाटुकारों की जो राजमंडली, राज दरबार है, या जो उनकी जो भी वो है, क्या वो उससे बाहर आकर के सीधे लोगों से कनेक्ट करेंगे? और जिस दिन वो कनेक्ट करेंगे, उस दिन इस देश का पॉलिटिकल माहौल बदल जाएगा। अभी राहुल को उससे पार निकलना अभी भी वो है ना, तो उनसे हर वर्कर की, पार्टी के वर्कर की कोई पहुंच है ना, मीडिया की उस तरीके की फ्री एक्सेस है, और ना ही लोगों के साथ उनकी डायरेक्ट। जैसे आपको ध्यान होगा इंदिरा जी दिल्ली सुबह 1 घंटा लोगों से मिलती थी, राजीव गांधी दिल्ली 1 घंटा लोगों से मिलते थे। तो क्या राहुल की ऐसी है? अब तो विपक्ष के नेता है, बहुत सारे देशों में तो विपक्ष का नेता शेडो प्राइम मिनिस्टर भी होता है। तो क्या उस तरह की अप्रोच राहुल गांधी की है? और नहीं है तो कब होगी? ये भी एक सवाल इसमें साथ जुड़ेगा कि उनका कहना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या वो भी इसको लागू करेंगे अपने दिल्ली जो काम, उनका कामकाज का तरीका है और सारा, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट। राहुल गांधी ने सर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आज सुनाया, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन और अरुण जेटली का जिक्र किया। बहुत सारी बातें कही है, लेकिन ये थोड़ा अभी उसका एक ताजा रेफरेंस भी है, इसलिए मैंने कहा जरा दर्शक पहले उसको सुन लें, फिर मैं आपसे सवाल उस पर बात करना चाहूंगा। सुनाइए जरा। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you?
सर ये जो किस्सा राहुल गांधी ने सुनाया और अरुण जेटली से ये उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि आप किस पे बात कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड से लेकर के और तमाम मामलों में राहुल पर शिकंजा कसा जा रहा है। राहुल जितने अटैकिंग हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, मोदी सरकार पे, उतना ही ज्यादा शिकंजा कसा जा रहा है। आज का मामला है जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए जो है वो नोटिस इशू कर दिया है। तो ये जो घेरेबंदी है, ये घेरेबंदी तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन उसमें मोदी सरकार कितना सफल हो पाती है, और या राहुल गांधी का ये जो दावा है वो कांग्रेस के वर्कर्स को कितना मोटिवेट कर पाता है। ये दो सवाल है मेरे। मेरा प्रकाश जी वाजिब सवाल है। देखिए राहुल गांधी पर 30 से 32 केस, जैसे उन्होंने आज खुद ही जिक्र किया कि मेरे ऊपर 30 से 32 केस ऑलरेडी लादे जा चुके हैं। और उन्होंने जो ये घटना रेफर की है, तो अगर जो मुझे जो, क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है, मुझे ये लगा जब उन्होंने ये कहा कि जब फार्म्स ला के ऊपर में कर रहा था, उसके उस समय तो जब फार्म्स ला लाए गए हैं ऑफिशियली पार्लियामेंट के अंदर, उस समय उनका निधन हो चुका था, पहले ही चले गए थे अरुण जेटली जी। तो मुझे इसमें कंफ्यूजन हुआ, तो फिर मैंने वहां पर बात की उनके डॉक्टर से, क्योंकि राहुल गांधी का, अगर आपको ध्यान होगा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 17 मार्च 2024 को उन्होंने ये बात कही थी, और उस समय रेफरेंस आया था लैंड एक्विजिशन बिल का, भूमि अधिग्रहण। और उसमें आपको पता है किस तरीके से क्रॉनिक कैपिटलिस्ट का बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे जमीनें और वो सारी चीजें चाहे। उस समय जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रेफर किया था, तो उनके मुंह से निकला था कि भूमि अधिग्रहण कानून का जब मैं विरोध कर रहा था तो अरुण जेटली जी आए थे और उन्होंने मुझे धमकी दी। तो आज जैसे ये घटना हुई तो मैंने इमीडिएटली चेक बैक किया कि आज स्लिप ऑफ टंग हुआ है। तो मुझे बताया गया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये 2017 से ही कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से ये जो कृषि कानून है इनको लाया जाए, और कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी उसका विरोध में। तो उन्होंने ये कहा कि 17 के अंदर ही अरुण जेटली आए थे 2017 में, क्योंकि आपको ध्यान है भूमि अधिग्रहण बिल का मामला 2014-15 का, और ये मामला 2017 का जो रेफरेंस बताया कि अरुण जेटली वहां पर आए थे। बाकायदा 10 जनपद में राहुल गांधी रहते थे, उसमें उनके आने की एंट्री है रजिस्टर के अंदर कि हाँ वो आए थे, और उस समय उन्होंने कथित तौर पर धमकी दी थी। लेकिन चूंकि उस पर आम सहमति नहीं बन पाई, तो इसलिए सरकार ने कृषि बिलों को लाने में देरी। जो धमकी की बात है, उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली कोट किया कि उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर आप ये सब करेंगे तो हमें आपके खिलाफ मजबूर होकर एक्ट करना पड़ेगा। ये बात उन्होंने पहले भी कही, जो मैंने बताया ना 17 मार्च 24 को, और आज दोबारा उसको रेफर किया। तो उसमें रेफरेंस था लैंड एक्विजिशन का, आज रेफरेंस था भूमि अधिग्रहण का। तो उन्होंने कहा कि ये 2017 की बात है, और बाकायदा 10 जनपद की उसमें एंट्री है, क्योंकि वहां पर जो भी आदमी जाता है उसकी एंट्री होती है सिक्योरिटी के पास। ये सारा घटनाक्रम है। जहां तक मुकदमों का सवाल है, वो तो आपको पता ही है, 30 से 32 मुकदमे देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर उनके खिलाफ ऑलरेडी दर्ज किए जा चुके हैं। और जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही ना, कि मेरी बहन ने मुझे चेताया कि राहुल तुम आग से खेल रहे हो, और उन्होंने फिर पूरा करेक्टर स्केच खींचा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का फर्क। उन्होंने कहा कि जहां सच्चाई होगी वहां कांग्रेस होगी, जहां संघर्ष होगा वहां कांग्रेस होगी, और जहां अहिंसा और मूल्यों की लड़ाई होगी वहां कांग्रेस होगी, और जहां पर झूठ होगी, जहां पर हिंसा होगी, और जहां पर चाटुकारिता होगी। और बाकायदा रेफरेंस देकर के उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज सबसे सुपर पावर थे गुलामी के समय में, जब उनका भारत पे शासन था, तो किसी जो आरएसएस का व्यक्ति, कोई राइट विंग का कोई व्यक्ति, एक का नाम बताइए जो कभी जेल में रहा हो, वो तो उनसे पूछते थे कि साहब करना क्या, और लड़ता कौन था? कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानी लड़ते थे। बाकायदा उन्होंने चैलेंज करके कहा कि एक का नाम वो बता दे जिसने अंग्रेजों का विरोध किया हो किसी भी आंदोलन के दौरान। बाकायदा नाम लेकर के उन्होंने पूरा आर्टिकुलेशन। और जो आग से खेलने वाली बात उन्होंने कही कि आग से खेलने में मुझे इसलिए परेशानी नहीं है कि मेरे बुजुर्गों ने, मेरी कांग्रेस पार्टी ने, मेरे जो सारे संस्कार हैं उसमें एक ही बात कही गई कि आग में ही जाके मेरा सफर खत्म हो रहा है, और कायरों से डरने के लिए मुझे मना किया। तो मैं कायरों से क्यों डरूं? जब ये देश कभी कायरों से नहीं डरा तो हम कायरों से क्यों डरे? यही मेरी वो है जो जीवन की जो है गुरु मंत्र है। इसलिए हम कायरों से कभी नहीं डरते। कांग्रेस पार्टी का भी कोई व्यक्ति कभी भी कायरों से नहीं डरता है। और जो कायरता है उसको उन्होंने डिफाइन किया झूठ के साथ, हिंसा के साथ, और वो तमाम चीजें जो आज से नहीं पिछले 100 साल से देश लगातार देख रहा है, राइट विंग के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, और बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में, उसमें कोई चीज वो विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स ही सेड दिस वेरी वर्ड्स। तो अपने आप में बड़े आक्रामक थे। और चुनाव आयोग पर आपको पता है 8 दिन के अंदर आज तीसरी बार हमला बोला है। तो मुझे लगता है कि अब ये निर्णायक उसकी तरफ बढ़ रही है। और जैसा आपने कहा कि भाई जो देश के अंदर प्रधानमंत्री की पोजीशन, अगर एक बेंगलोर
कंस्टिट्यूंसी के अंदर 6.5 लाख में से 1.5 लाख वोट फेक पाए जाते हैं, तो फिर आप सोच लीजिए नरेंद्र मोदी जी का चुनाव कितना वैलिड है, क्या सारी चीजें। वो सारी चीजें अभी सामने आनी है, पूरा देश देख रहा है, और देश में जनता के दरबार से बड़ा कोई दरबार नहीं है। अगर ये मामला सारा आगे बढ़ता है तो आने वाले दिनों में समस्याएं बढ़ सकती है मोदी जी की, खासतौर पे जो यूएस जो हमारे साथ कर रहा है, जिस तरीके से भारत सरकार की चुप्पी है, जिस तरीके से रशिया और चाइना ने हमारे साथ आने से मना कर दिया इनडायरेक्टली, क्योंकि ये आरआईसी को दोबारा से एक्टिवेट करना चाह रहे थे, उन्होंने मना कर दिया दोनों ने। अब भारत के बीच में इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति है, और बहुत बुरे तरीके से फंसे हैं। जो ये आत्ममुग्ध नीतियां हैं, चाहे वो जयशंकर की हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे पूरे जो आर्थिक पूरे का पूरा मामला है, इसमें हम बहुत बुरे तरीके से फंस के खड़े हैं। चलिए, अब फिलहाल जो है वो उस एटम बम के फूटने का इंतजार किया जाए, जिसके दावे राहुल गांधी बार बार और लगातार कर रहे हैं। 5 तारीख को जब वो उस पर विस्तार से बात करेंगे तो समझ में शायद देश को आए कि वास्तव में क्या हो रहा है। पहले ये देखना होगा कि क्या वास्तव में कांग्रेस कर्नाटक के अंदर जो रिसर्च किया गया है वो उन सारे सबूतों के हिसाब से पर्याप्त है कि चुनाव आयोग का क्या खेल चल रहा है, और फिर उससे बिहार की जनता भी समझे कि असल में एसआईआर की जरूरत क्यों सरकार और चुनाव आयोग को थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।